हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है, तो उसको याद रखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिसमें एफआईआईज़ के ऊपर बात करेंगे दोस्तों एक डी मर्जर के बारे में जो हो रहने वाला है यूपीएल के अंदर, राइट। इसके अलावा रिलायंस, टाटा मोटर्स, बीएसई, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसको हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ओवरऑल अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो सिचुएशन अपने आप में अच्छी देखने को मिली। कल से एक हमको रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी कह सकते हैं कल के मुकाबले कोई इतनी बड़ी नहीं थी, बट स्टिल एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली। 25,500 के ऊपर निफ्टी बंद होता है। अब जब भी देखिए रिकवरी आती है तो एक डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि भाई एफआईआईज़ ने क्या किया है, राइट। एफआईआईज़ क्या कर रहे हैं। तो इसी पे दोस्तों जो डेटा है वो आज का निकल कर आ गया है, और इंपॉर्टेंट भी बातें हैं जो आपको मैं एफआईआईज़ पे बताऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर जो आज का एफआईआई का डेटा है उसको समझते हैं, वो आया क्या है आखिर। तो आज के दिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, फिर वही चीज़ हमको देखने को मिली है, और एफआईआईज़ के द्वारा बिकवाली आती हुई दिखी है। जी हाँ, 20 फरवरी का आंकड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों एफआईआईज़ ने 934 करोड़, क्या 934 करोड़ की बिकवाली करी है। और जो बात है वो ये है कि बिकवाली का आंकड़ा कल से ज़्यादा बड़ा है आज के दिन। जहां दोस्तों निफ्टी आपको कल 300 पॉइंट तक गिरता हुआ दिख रहा था, वहां पर 880 करोड़ का माल बेचा गया। लेकिन आज के दिन जहां निफ्टी आपको 100 पॉइंट ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, वहां पर 934 करोड़ की बिकवाली जो है वो क्लियरली हमको आती हुई दिखी है। तो आप कह सकते हैं कि तेज़ी में भी बेच रहे हैं, गिरने पे तो बेच ही रहे हैं। सिचुएशन जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। बट डीआईएस ने क्या किया, तो डीआईएस ने दोस्तों ज़रूर आज बाइंग करने की कोशिश करी है। 2600 करोड़ की बाइंग आप कह सकते हैं आज के दिन डीआईएस ने करी है। कल के दिन जरूर हमको डीआईएस की बिकवाली देखने को मिली थी, बट आज के दिन डीआईएस के द्वारा खरीदारी की गई, और कह सकते हैं कि ओवरऑल डीआईएस के द्वारा अच्छी खरीदारी की गई। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खरीदारी आज के दिन ही आप कह सकते हैं की गई है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है अभी, और उस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है दोस्तों। आजकल एफआई डीआई का जो इस हफ्ते पूरा हमको आंकड़ा आता हुआ दिखा है, उसमें आप नोटिस करेंगे कि बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा काफ़ी छोटा हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अभी अगर आप देखेंगे, जैसे कि आज का आंकड़ा मैं दिखाता हूँ, 10,000 करोड़ की बाइंग करते हैं, 10,944 करोड़ की सेलिंग करते हैं, 10-11,000 करोड़। इस पूरे हफ्ते के अंदर आप देखिए कभी 9,000 करोड़, कभी 8,000 करोड़, कभी 9,000, 8,000, मतलब मेजरली दोस्तों 8 से 10,000 करोड़ के बीच में अगर आप देखेंगे बाइंग और सेलिंग हो रही थी। इससे पिछला हफ्ता आप देखिए, इससे पिछले हफ्ते में 17,000 करोड़ की बाइंग, 17,800 करोड़ की सेलिंग, 16,000 करोड़ की बाइंग, 15,914 करोड़ की सेलिंग। तो आंकड़ा जो था वो दोस्तों बड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि एफआई डीआई का ओवरऑल बाइंग का आंकड़ा भी छोटा हो रहा है, डीआई का और सेलिंग का आंकड़ा भी छोटा हो रहा है। बट ज़रूर अभी भी जो मार्केट्स को चाहिए वो क्या है, वो है कि दोस्तों एफआईआईज़ लगातार यहाँ पर बाय करें। बाइंग हो नहीं रही है। अब टोटल अभी आप देखेंगे तो जो इस महीने के अंदर सिचुएशन है वो है 2,011 करोड़ की सेलिंग, राइट। तो सेलिंग अभी भी लगातार हमको देखने को मिल रही है। बहुत सारे कैटलिस्ट आ गए चले गए, बट स्टिल एफआईआईज़ बाइंग नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों मार्केट्स के लिए एक चिंता की बात है। आज दोस्तों एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल कर आया जिसमें पता चला कि एफपीआईज़ की जो ओनरशिप है इंडिया के अंदर वो रिकॉर्ड लोज पर पहुंच गई है। आज के दिन दोस्तों जो आंकड़ा निकल कर आता है उसमें बताया गया कि एफपीआईज़ अब एनएससी के अंदर ओनली 16.7% स्टेक रखते हैं, और ये कब से लो है, सिंस 2010। 2010 में अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल आंकड़ा होल्ड करते थे वो वही आंकड़ा जो पहुंच चुका है, मतलब आप समझिए 2010 से अब इतना कम हो चुका है आंकड़ा। 15.5 साल के लो पे दोस्तों अब जो आंकड़ा है वो हमको आता हुआ दिख रहा है एफपीआईज़ का। लगातार एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ होती जा रही है। मैसिव आउटफ्लो देखने को मिले लगभग 2 लाख करोड़ के, जो 18.9 बिलियन डॉलर्स का होता है। ये आप नोटिस दोस्तों लगातार कर रहे हैं। और रीज़न क्या बताए जा रहे हैं, रीज़न ये बताए जा रहे हैं कि एआई डिस्ट्रप्शन है, ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स है, वैल्यूएशन और अर्निंग्स है। बट सामने ज़रूर दोस्तों डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स ये लगातार बाय कर रहे हैं। अब भले आप कह सकते हैं एफपीआईज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, म्यूचुअल फंड्स अब रिकॉर्ड ओनरशिप रखते हैं 11% से ज़्यादा की। डीआई का डोमिनेंस है, 19% होल्ड करते हैं वो अब यहाँ पर स्टेक। एसआईपी का पावर आप कह सकते हैं कि जो लगातार दोस्तों लोग एसआईपी कर रहे हैं उसका पैसा बिल्कुल मार्केट्स को गिरने नहीं दे रहा है। ये बात सही है, बढ़ भी नहीं पा रहा है बट गिर भी नहीं रहा है, ये बात भी अपने आप में सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ कि देखिए एफपीआईज़, एफआईआईज़ का मार्केट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मार्केट को देखिए स्ट्रक्चरली आप कह सकते हैं कि तेज़ी प्रदान करते हैं, और ये नहीं आते हैं तो मार्केट्स आप समझ सकते हैं कि बढ़ नहीं पाता है, जो एग्जैक्टली अभी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों किससे रिलेटेड है, अगली खबर है यूपीएल से रिलेटेड। जी हाँ, यूपीएल ने दोस्तों आज बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो अनाउंसमेंट है वो है दोस्तों स्पिन ऑफ करने का, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ डी मर्जर जो है वो होने वाला है इनके क्रॉप प्रोटेक्शन आर्म का इनटू अ सेपरेट लिस्टेड एंटिटी।
अब हुआ क्या है पहले आपको ये समझाता हूँ। तो दोस्तों अब होगा क्या अगले 12 से 15 महीने के अंदर कि यूपीएल की 2 एंटिटीज आपको मार्केट में ट्रेड करती हुई नजर आएगी। अभी जो एग्जिस्टिंग है वो यूपीएल लिमिटेड है, जो रहेगी एज अ डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। यूपीएल लिमिटेड तो इस पे काम करेगी। एक और कंपनी दोस्तों आने वाली है जिसका नाम होगा यूपीएल ग्लोबल, ये नई एंटिटी होगी। और ये दोस्तों नई लिस्टेड कंपनी जो है वो प्योर प्ले क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी होगी। मतलब कंपनी ने क्या कर दिया है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी है उसको कंपनी अलग से लिस्ट करवाती हुई नजर आएगी, जो इनका इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस है उसके हिसाब से। और ये प्योर प्ले रहेगा, जैसे मैंने कहा, किसका? क्रॉप प्रोटेक्शन का। और इसको नाम दिया जाएगा यूपीएल ग्लोबल। इट विल कंबाइंस यूपीएल इंडिया एंड इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन आर्म। मतलब इसके अंदर भारत का भी क्रॉप प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल बिजनेस जो इनका क्रॉप प्रोटेक्शन का, उन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, एक किया जाएगा। और ये दोस्तों दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर बन जाएगी इस सेगमेंट के अंदर। तब समझिए कंपनी जो डीमर्ज कर रही है उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी चाह रही है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन यूनिट है उसको हम अलग से लिस्ट करवाएं। तो इसीलिए डीमर्ज दोस्तों याद रखिएगा यूपीएल से क्या होगा, ये यूपीएल ग्लोबल जो क्रॉप प्रोटेक्शन इनका यूनिट है और इंडिया और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो दोनों आपको एक ही यूनिट में आते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अलग से ट्रेड करेंगे। और ये सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड प्लेयर बन जाएगा आफ्टर द डीमर्जर। शेयर एंटाइटलमेंट क्या है? ऑलमोस्ट मान के चलिए 1:1 का रेशियो रहेगा कि अगर आपके पास यूपीएल का एक शेयर रहेगा तो आपको एक शेयर मिलेगा किसका? यूपीएल ग्लोबल का। लिस्टिंग कैसे बनेगा? लिस्टिंग देखिए होगा कब, अभी तो याद रखिए कंपनी ने कहा है तो इसको चालू करेंगे, इसमें टाइम लगेगा 12 से 15 महीने कम से कम। देखिए कंपनी ने इसके पीछे का रीज़न बताया, ऑब्वियस बात है, डीमर्जर होता है तो वो होता है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न क्लियर होता है कि कंपनी को अनलॉक करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे कंपनी यही करने वाली है, सेपरेट करेगी डिफरेंट बिजनेसेस को ताकि मार्केट्स दोनों को अलग अलग वैल्यू कर सके। स्ट्रेटेजिक फोकस होगा फिर, क्योंकि ईच कंपनी विल हैव इट्स ओन मैनेजमेंट, राइट? खुद का मैनेजमेंट होगा, इंडिपेंडेंट कैपिटल रेजिंग एबिलिटीज़ होगी, अलाउ होंगे टू ग्रो फास्टर, और डेट रिडक्शन के ऊपर कंपनी फोकस करेगी। तो आई थिंक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टेक है जो कंपनी ने किया है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा मंडे को मार्केट इस खबर पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट हाँ ये कंपनी ने कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है बीएसई से रिलेटेड। आज दोस्तों आप समझेंगे कि बीएसई पे एक आई है इंटरेस्टिंग न्यूज़, और जो न्यूज़ है वो ये है कि बीएसई अपना मार्केट शेयर लॉस करता हुआ दिखा है। जी हाँ दोस्तों, आज खबर ये निकल कर आ रही है कि बीएसई का बेसिकली जो मार्केट शेयर है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा सीएनबीसी टीवी 18 ने बताया। सीएनबीसी टीवी 18 ने बताया कि जो इनका टर्नओवर डेटा आता हुआ नजर आया उसके हिसाब से बीएसई का जो मार्केट शेयर है वो 30% पर आ चुका है, जो पिछले महीने तक 33% था। यानी कंपनी का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं मार्केट शेयर है वो 30% ही रहता हुआ दिख गया है, जो पहले 33% तक पहुंच गया था। इसके अलावा ये बताया गया कि जो बीएसई का एवरेज डेली टर्नओवर डेटा है वो दिखाता है कि 21% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला है इन फरवरी, और जो फ्यूचर्स एडीटीओ है वो भी करीबन 20% सिक्वेंशली आपको कम होते हुए नजर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो लगातार दोस्तों कोशिश की जा रही है एफएनओ को कर्व करने की, किस तरीके से वहाँ पर एक्टिविटी कम करें, तो उसका असर बीएसई पे तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का एवरेज डेली टर्नओवर है वो भी आपको घटता हुआ नजर आए, राइट? इसके अलावा एनएससी का, एंड ये एक बात ध्यान रखें कंपनी के नेगेटिव क्यों है, रीजन बीइंग कंपनी के लिए वॉल्यूम्स याद रखें जनरेट कहाँ से होगी, राइट? कंपनी का बिजनेस जो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, क्लियरली लग रहा है कि देखिए उसका उस पर इम्पैक्ट तो आ रहा है। हो सकता है कि देखिए इम्पैक्ट जो है ये वन ऑफ क्वार्टर में देखने को मिले, बट हाँ अगर लगातार आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कर्व करने की कोशिश की जा रही है एफएनओ को, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट को, तो उसका इम्पैक्ट तो देखिए आगे ना पीछे आता ही, और वो क्लियरली अब देखने को मिल रहा है। तो इससे देखना होगा कि कंपनी की अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिलता है, मार्जिन्स पे कितना इम्पैक्ट आता है। आई थिंक ये एक चीज़ होगी जो मार्केट्स देखेगा आने वाले समय में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एनएससी का डेटा जो है वो ये है कि 2% याद रखिए ओवरऑल इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, एनएससी का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, बल्कि बीएसई का कम हुआ है। एवरेज डेली टर्नओवर जरूर इनका भी कम हुआ है 7%, लेकिन बीएसई का 20% 22% तक कम होता हुआ दिखा है, जो अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित वाली बात है। अब बात है दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है रिलायंस से जुड़ी। आपको बताइए एआई समिट इंडिया में चल रही है, और इस पे दोस्तों आप एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है मॉर्गन स्टैनली ने, क्योंकि जो रिलायंस के प्लान है एआई को लेकर उस पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इनके द्वारा मानना है, मतलब मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एआई कैपेक्स जो है वो अब कंपनी का नेक्स्ट कैपिटल एलोकेशन पिवट होगा, और इसीलिए 28% उनको लगता है कि रिलायंस यहाँ से बढ़ सकता है। अब मॉर्गन स्टैनली ने दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को
टॉप पिक याद रखिएगा नेम किया है और उन्होंने अपना बुलिश स्टैंस यहाँ पे रीट्रेस किया है। उनका मानना है कि जो कंपनी का 10 लाख करोड़ का निवेश करने का प्लान है एआई के अंदर, ये दिखाता है कि कंपनी काफ़ी बढ़िया कर सकती है एआई के अंदर, इसलिए ओवरवेट की रेटिंग दी गई है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1803, जो लगभग 28% का अपसाइड दोस्तों बताता है। मॉर्गन स्टैनली का एक नोट निकल कर आया जिसमें उन्होंने कहा कि आरएल का जो प्लान है टू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ ओवर 7 ईयर्स इन एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड एनर्जी सप्लाई मार्केट, द नेक्स्ट मेजर शिफ्ट इन कैपिटल एलोकेशन। मतलब कंपनी का अब आप एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं कि अब कंपनी जो है वो एआई, डिजिटल इंफ्रा और इन सब से जुड़े हुए चीज़ों में ज़्यादा पैसा जो है वो निवेश करती हुई नजर आएगी। और स्केल जो है वो भी दिखाता है कि कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने जा रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका मानना है कि ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट मिरर दैट ऑफ इट्स अर्लियर टेलीकॉम एंड कंज्यूमर पुश। मतलब कंपनी ने जो पहले टेलीकॉम और कंज्यूमर में पैसा लगाया था, अब कंपनी एआई के अंदर पैसा लगाने वाली है, जिसमें कंपनी लार्जली करेगी थ्रू पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल टेक प्लेयर्स बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग अलायंसेस। देखिए रिलायंस ने ओवरऑल जो अभी कह सकते हैं अनाउंसमेंट करा उसमें 10 लाख करोड़ का याद रखिएगा कंपनी ने ऑलरेडी साफ कर दिया है। इसके अलावा सोवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी क्रिएट करेगी। कंपनी ने साफ कहा है कि रिलायंस जियो यहाँ पर लीड करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ गीगावाट स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर्स। जो फर्स्ट मेजर फैसिलिटी है वो जामनगर के अंदर लगती हुई नजर आएगी, 120 मेगावाट की ऑफ कैपेसिटी ऑनलाइन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2026। इसके अलावा नेशन वाइड एज कंप्यूट लेयर, ये भी दोस्तों जियो नेटवर्क के साथ आपको इंटीग्रेट होता हुआ नजर आएगा ताकि लो लेटेंसी सर्विसेज इंश्योर कर सके। इसके अलावा जियो एआई भारत न्यू मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म भी डिज़ाइन किया जाएगा टू सपोर्ट्स ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें होगा क्या, मतलब फार्मर्स को इनेबल किया जाएगा, स्टूडेंट्स, आर्टिसंस, इन सब को उनकी मदर टंग में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके मदद किया जाएगा। और ग्रीन एनर्जी एडवांटेज, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पावर होगा ये रिलायंस इन हाउस ग्रीन एनर्जी एसेट्स के साथ करेगा, जिसमें 10 गीगावाट ऑफ सोलर पावर फ्रॉम कच्छ एंड आंध्र प्रदेश टू कीप कॉस्ट लो। मतलब कंपनी इसमें किस तरीके से कम पैसा भी लगे उसके ऊपर भी फोकस करने वाली है। तो आई थिंक ये बड़ा प्लान तो बिल्कुल है, बट अगेन अभी निवेश होगा, समय लगेगा। रिलायंस ऑलरेडी आप कह सकते हो उतना कुछ खास अच्छा करता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है, सो अब देखते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, कंपनी के प्लान्स डेफिनेटली बढ़िया है, और क्योंकि रिलायंस कर रहा है तो आप कह भी सकते हैं कि कंपनी प्लान को एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर पाएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रहती है, बिकॉज रिलायंस का नाम आपको आता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है टाटा पीवी पे। आज दोस्तों टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि इन्होंने लॉन्च करी है टाटा पंच ईवी लॉन्च करी है एट अ 9.69 लाख विथ 355 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज, और जो बैस ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा फ्रॉम 6.49 लाख। अब इसमें नया क्या है, देखिए नया बात ये है कि कंपनी ईवी के ऊपर किस तरीके से पेनिट्रेट कर सके, उसका फोकस तो लगातार है ही। और अब दोस्तों कंपनी लो कॉस्ट ईवीज जो है वो प्रोवाइड करने के ऊपर फोकस कर रही है। 9.69 लाख एक्स शोरूम प्राइस हो गई, जिसमें आपको बता दिया कि यहाँ पे टाटा पंच ईवी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, जो कंपनी ऑप्शन लेकर आई है एक और, वो है दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए बैस ऑप्शन, बैटरी एज अ सर्विस, राइट। तो इसमें होगा क्या कि 6.49 लाख से याद रखिएगा शुरू हो जाएगी विद बैटरी EMI ऑफ 2.6 पर किलोमीटर। तो इससे होगा क्या, जो बैस प्राइस है ये एप्लीकेबल होगी टू स्मार्ट 30 kWh वेरिएंट अज्यूमिंग व्हीकल यूसेज ऑफ 60 किलोमीटर पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो और कम किया जा रहा है, और इस पर आप कह सकते हैं कि कोशिश क्या है कि द लाइक्स ऑफ मारुति से कंपनी याद रखिए कोशिश कर रही है कि लो प्राइस कार्स डोमिनेट, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती है, बट कुछ ही ईवी हमको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो टाटा कोशिश क्या है कि किस तरीके से सेगमेंट को क्रैक किया जा सके, और इसीलिए न्यू पंच ईवी को याद रखिएगा आज जो कंपनी लॉन्च करा है, ये एक इंटरेस्टिंग टेक हो सकता है आने वाले समय में कि जो लो कॉस्ट ईवीज़ है वो टाटा मोटर्स सबसे पहले बनाने की कोशिश कर रही है, और ये कंपनी के लिए एक FM यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हो सकता है। तो आई थिंक ये अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि 65% याद रखिए इंडिया में जो 4.6 मिलियन पैसेंजर कार्स है ये $13,200 से कम की है, राइट। तो इसीलिए आप समझिए मारुति का इतना बड़ा आप शेयर क्यों देखते हैं, बिकॉज लो कॉस्ट कार्स बनाते हैं। तो जितनी कम प्राइजेस की कार्स दोस्तों मारुति बेचता है उतना कोई नहीं बेच पाता है, राइट। तो इसीलिए कंपनी की भी कोशिश है कि इस सेगमेंट को किस तरीके से क्रैक किया जा सके, और इसमें आज ये नया अनाउंसमेंट जो कंपनी ने किया है इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।